कल्चरल डांस के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो मणिपुरी डांस नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये मणिपुर के कल्चर को शो करता होगा। और इस डांस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जिनके बारे में कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो मणिपुरी डांस, इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कल्चर है उसके बारे में हमें दिखाई देता है। और वैसे इसका परफॉर्मेंस असम वाला जो एरिया है वहां पे भी दिखता है। साथ में आपको वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहां पे भी दिखेगा, बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जहां फेमस हुआ वो है मणिपुर। और मणिपुर में सबसे ज्यादा फेमस होने की वजह से इसको मणिपुरी डांस कहते हैं। और ये भी हमारे ट्रेडिशनल डांसों में से एक है। इस डांस की, खुशिया जी बस माइक म्यूट कर लेना अपना। और इस डांस में भी दो फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे हम सम में देखते आ रहे थे। एक जिसको हमने लॉर्ड शिवा से जोड़ा था, जिसे हम तांडव डांस कह रहे थे, तो इसका भी एक टाइप तांडव की तरह। दूसरा हमने माँ पार्वती से जोड़ा था, जिसे हम लास या लव वाला डांस कह रहे थे। ऐसे ही आपको दो टाइप में मणिपुरी डांस भी दिखेगा, कुछ में तांडव और कुछ में लास। इन दोनों के थ्रू ये जो मणिपुरी डांस करते थे, ये इनका वर्शिप का तरीका था, अपने गॉड से जुड़ने का, अपने ईश्वर से प्रेयर करने का। और धीरे धीरे ये काफी ज्यादा फेमस हुआ और वहां की नॉर्मल जो पब्लिक है वो भी इस डांस को करने लगी। और इस नृत्य का जो सबसे फेमस चीज है वो है ढोल या ड्रम। ड्रम का यूज काफी ज्यादा करते हैं लोग, और उसी के बेस पे इन लोगों ने सारी चीजें करती हैं। और साथ में एक और खास बात, इसमें अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हैंड मूवमेंट का बहुत ज्यादा रोल है। इसमें हैंड मूवमेंट का कोई रोल नहीं होता इतना ज्यादा। सबसे पहले ड्रम अच्छा बजना चाहिए और फिर राउंड राउंड ये लोग घूमते हैं। और इनके यहाँ जो डांसर हैं वो अपने पैरों में, वैसे आप देखेंगे सारे ट्रेडिशनल डांस में जो डांसर होता है वो अपने पैरों में घुंघरू पहनता है, लेकिन इनके यहाँ आपको बिल्कुल भी घुंघरू पहनते नहीं मिलेगा। तो इनके यहाँ घुंघरू पहनते ही नहीं है। तो आप लोगों से कई बार, क्योंकि इसकी कुछ यूनिक चीज है, तो पूछ लिया जाएगा कि भाई मणिपुरी डांस में भी घुंघरू पहनना कंपलसरी होता है, तो बिल्कुल नहीं, इसमें पहनते ही नहीं। और ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हो सकता है, कोई सोलो परफॉर्मेंस देना चाहता है, साथ में ग्रुप परफॉर्मेंस भी हो सकता है। और एक बार इस डांस को परफॉर्म किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने। रविन्द्रनाथ टैगोर काफी फेमस एक व्यक्ति, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान उसको भी लिखा है, नेशनल एंथम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार ये डांस देखते हैं और वो काफी ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे भी इस डांस के बारे में मेरे जो स्टूडेंट है उन्हें सिखाना है। फिर वो क्या किए, जो इस डांस में काफी फेमस जो डांसर थे
उन डांसर को अपने आश्रम में लेके आए। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाते थे। तो शांति निकेतन में इन लोगों को लेके आए और एज अ टीचर इनको बोला कि शांति निकेतन में जो बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को आप ये डांस सिखाओ। तो इसके फेमस होने में एक और पर्सनालिटी जब जुड़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर, उससे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस डांस पर और फिर ये पूरे देश में काफी ज्यादा फेमस हो गया। तो कई बार आपसे पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर इससे जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट शांति निकेतन में ऐसे डांसरों को बुलाया जो इसमें काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ डांस करते हैं। और फिर कुछ फेमस आर्टिस्ट जिन्होंने इस डांस को काफी ज्यादा फेमस किया, झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, ये नॉर्थ ईस्ट के नाम है। चारू माथुर, माथुर, ये भी एक फेमस डांसर है इसका। रंजना एंड दर्शना, ये कुछ फेमस आर्टिस्ट जिन्होंने इस डांस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा फेमस किया। फिर इसके कुछ सब टाइप, मतलब बेस मणिपुरी डांस ही है। मणिपुरी डांस में अलग अलग परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम पे जो दी जाती हैं, उसके बेस पे इसके कुछ सब टाइप भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि ये वाला जो डांस है किस ट्रेडिशनल डांस से जुड़ा हुआ है। तो एक इनके यहाँ चलता है जगोई तांडव। तांडव, तांडव से समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा एनर्जी के साथ इस डांस को किया जाता होगा। और इसमें क्या करते हैं, ये नृत्यक जो होते हैं ग्रुप में डांस करते हैं। ग्रुप में डांस करते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं, साथ में ऊंचा ऊंचा कूदते भी हैं। और इसे लिंक किया जाता है कृष्ण से। कृष्ण और उनके जो दोस्त होते थे जिन्हें सखा कहते थे, वो सब मिलके भी ग्रुप में और ऊपर उछल उछल के डांस करते थे। तो जगोई तांडव ये मणिपुरी डांस का एक सब टाइप है और इससे जोड़ा जाता है कृष्ण और उनके जो दोस्त थे, फ्रेंड्स, उनके साथ। एक और टाइप चोलम, ये भी इसी का सब पार्ट है। चोलम तांडव, चोलम तांडव, इसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक ड्रम होता है ढोलक टाइप का जिसे गले में रखते हैं। फिर उसके बाद कई बार नीचे झुक झुक के डांस किया जाता है। तो ये लोग नीचे थोड़ा सा झुकते हैं और ढोलक बजाते हैं, फिर ढोलक बजाते हैं, फिर नीचे झुकते हैं। ऐसे ड्रम का यूज करके प्लस डांस, दोनों चीजें इसमें होती है। और एक और थांगटा, इसके बारे में पूछा जा चुका है। थांगटा, थांगटा के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि थांगटा डांस रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ इंडिया,
और उसमें दो तीन ऑप्शन थे, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या ईस्टर्न इंडिया। तो थांगटा भी इसी से है, और इसमें वॉर के सीन दिखाए जाते हैं। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसी के पास तलवार है, किसी के पास तीर धनुष है, तो उससे रिलेटेड चीजों को यहाँ पे दिखाया जाता है, वार रिलेटेड। और एक तरीके से नाटक टाइप का किया जाता है। जैसे आप लोग रामलीला में देखेंगे, तो स्टेज पे युद्ध को दिखाने के लिए कुछ लोग रावण की तरफ से, कुछ लोग राम की तरफ से आपस में तलवारों को या धनुषों को लेके चलते हैं। ऐसे ही सीन थांगटा मणिपुर के एक और सब पार्ट में दिखाई देते हैं। तो ये मणिपुरी डांस के बारे में हुआ, जो इम्पोर्टेंट कल्चर से जुड़ा हुआ है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे लास्ट डांस, ये हमारा 7th ट्रेडिशनल डांस था। अगर कोई पूछ ले तो इंडिया में कितने ट्रेडिशनल डांस हैं, तो टोटल 8। और नॉर्थ इंडिया में जो एक डांस पाया जाता है उसे हम कहते हैं कथक। इसके बारे में आपने सुना हो। कथक से और कथकली से कंफ्यूज मत होना। कथकली हम लोगों ने केरल में देखा था, जहां पर दो अलग अलग रूप, एक विलन देखा था, एक हीरो देखा था। वहीं कथक उत्तर प्रदेश के एरिया में नवाबों के टाइम डेवलप हुआ एक डांस है, और काफी ज्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में। और कथक का डेवलपमेंट भी नॉर्थ इंडिया के जो रूलर हैं उन्होंने किया। इसे उत्तर प्रदेश, यूपी से डेवलपमेंट हुआ इसका, और ज्यादातर लिंक है ब्रज वाले एरिया से, जो मथुरा और उसका जो एरिया है वहीं से इसका थीम लिया हुआ है। और कहीं ना कहीं जो रास लीला कृष्ण से जुड़ी हुई है, उसी का रूप इसमें दिखता है। मतलब इसकी जो बेसिक थीम है वो वही है, और सारी चीजें अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक थीम कहीं ना कहीं लिंक होती है। तो रास लीला का जो ट्रेडिशन है उसी से जुड़ा हुआ है। और सेंटर में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो ब्रजभूमि से ही जुड़े हुए हैं, कृष्ण और राधा, इनको जोड़ा हुआ है। तो इसके जितने भी डांस फॉर्म हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। और इसे फेमस बनाने का जो क्रेडिट है वो अवध के एक राजा वाजिद अली शाह, उनको दिया जाता है कि वाजिद अली शाह के समय ये काफी ज्यादा फेमस हुआ। और इनके समय एक कथक डांसर काफी ज्यादा फेमस, ठाकुर प्रसाद, जिनका डांस देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर से आते थे। तो ठाकुर प्रसाद ने इसको और ज्यादा फेमस कर दिया। और इन ठाकुर प्रसाद ने नवाब को भी कथक सिखाया। ये जो वाजिद अली शाह है ना, अवध के नवाब, ठाकुर प्रसाद ने खुद किया, और फिर वाजिद अली शाह को काफी ज्यादा पसंद आ गया, और वाजिद अली शाह बोले कि मुझे भी सिखा दो। तो वाजिद अली शाह को भी ये डांस सिखा दिया। तो ठाकुर प्रसाद ने नवाब को सिखाया, और नवाब करने लगे, तो और ज्यादा फेमस हो गया।
फिर उसके बाद ठाकुर प्रसाद की फैमिली में आगे 3 सन और हुए, उन्होंने भी इसको काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसमें से एक थे बिंदा दीन दीन, दूसरे कालका प्रसाद प्रसाद। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो लोग हैं किस डांस से रिलेटेड है, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा बस सुना हुआ होना चाहिए, सुना सुना ना लगे, इसलिए थोड़ा सा बस जानना होता है। और अगले भैरव प्रसाद, भैरव प्रसाद, ये 3 लोग जिन्होंने अपने पिताजी की लेगेसी को और आगे बढ़ाया और अपने घर में ही धीरे धीरे नई नई जनरेशन को सिखाते गए। फिर कालका प्रसाद के जो बच्चे हुए, उन्होंने भी इसको काफी ज्यादा फेमस हुआ, और इसमें अच्छन, लच्छू और शंभू महाराज, लच्छू और शंभू महाराज, महाराज इनको टाइटल मिला, शंभू महाराज ने इसे और ज्यादा फेमस किया। और फिर अच्छन महाराज के जो बेटे थे बिरजू महाराज, इन्होंने इसको और ज्यादा फेमस कर दिया। महाराज इनको टाइटल दिया जाने लगा इनके सम्मान में, किंग लोग इनको बोलते थे कि आप लोग तो महाराज हो, महाराज। और इसकी जो खास बात कथक की, कि इसमें पैरों का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फुट मूवमेंट। और इसमें कभी भी घुटने जो होते हैं उनको मोड़ा नहीं जाता, कभी भी ये लोग अपने घुटनों को मोड़ते नहीं है, सीधे होते हैं पैर। ज्यादातर डांस में ऐसा नहीं होता, उनके मुड़ते हैं। और ये लोग पीछे जो म्यूजिक बैकग्राउंड चलता है वो होता है ध्रुपद और ठुमरी। हम अगला जो टॉपिक देखेंगे, म्यूजिक, ध्रुपद एंड ठुमरी, इनका गायन होता है। उसके बाद ये लोग डांस करते हैं, और सारी जो कहानियां होती हैं वो रासलीला या कृष्ण और राधा की जो स्टोरी है उसी से जुड़ी हुई होती है। और ये नॉर्थ इंडिया का ओनली ट्रेडिशनल डांस है। और कोई नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशनल डांस नहीं मिलता। साउथ इंडिया में बहुत सारे आपने देखे, हम लोगों ने कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में देखा, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये हमने उधर देखा। ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो उड़ीसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, और सत्रिया जो हम लोगों ने असम में देखा, शंकर देव, जिन्होंने उसको काफी ज्यादा फेमस बनाया और उन्होंने इसको डेवलप किया। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है म्यूजिक। इंडियन कल्चर में म्यूजिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, और क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हमारे ट्रेडिशन में म्यूजिक से रिलेटेड चलती हैं।
तो ये हमने अपने ट्रेडिशनल डांस टोटल नंबर 8। नॉर्थ इंडिया में ओनली 1, साउथ इंडिया में कई दिखते हैं, केरल अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें 2 हैं, तमिलनाडु में एक, लगभग 4 आपको साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में 2, मणिपुरी और सत्रिया, एक ईस्टर्न कोस्ट के पास उड़ीसा, और एक नॉर्थ इंडिया। डांस के बाद अगला जो टॉपिक आता है म्यूजिक। इंडियन कल्चर में म्यूजिक का डेवलपमेंट क्या हुआ। हमारे हर फेस्टिवल में आप देखेंगे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल है। कोई भी फेस्टिवल हो, बिना म्यूजिक के आपको अधूरा ही दिखेगा। शुरू से ही ट्रेडिशन रहा है इंडियन कल्चर में म्यूजिक को रेस्पेक्ट देने का, इसलिए म्यूजिक की सारी चीजें आपको दिखेंगी भी। और म्यूजिक भी एक तरीके से अपने ईश्वर से या गॉड से जुड़ने का तरीका होता है। चाहे आप भक्ति मूवमेंट देखें, जहां पर जो संत थे वो गायन करते थे, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, वहां पे भी हमें म्यूजिक का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखता है। और इसी का इम्पैक्ट हमारे सिनेमा इंडस्ट्री पे दिखता है। जैसे आप हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो उसमें बहुत कम होगा कि सॉन्ग आएगा, लेकिन इंडिया के किसी भी ट्रेडिशन की मूवी देख लें, चाहे आप साउथ इंडिया की मूवी देखें, नॉर्थ इंडिया की मूवी देखें, या आप भोजपुरी मूवी देखें, म्यूजिक उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसका रीजन हमारे कल्चर में म्यूजिक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और म्यूजिक से जुड़े ही हमारे देश में कुछ चीजें चलती हैं। जैसे पहला होता है सुर। आप लोगों ने सुना होगा कि 7 स्वर होते हैं इंडिया में म्यूजिक के, और आप लोगों ने सा, रे, गामा, इन सारी चीजों के बारे में सुना होगा। ये हमारे यहाँ बेसिक चीजें हैं किसी को भी म्यूजिक सीखने के लिए, और ये म्यूजिक ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात हो रही है। और इन बेसिक चीजों को ही जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं राग। राग में क्या होता है, हम कई स्वरों को मिला के एक राग बनता है, तो ग्रुप ऑफ स्वर, तब हम कहते हैं राग बना है। हो सकता है सारे गा इतने तक ही हम रुक जाएं। तो ये 3 जो हमने स्वर बनाए, इससे राग, वैसे नॉर्मली माना जाता है एक राग बनने में मिनिमम 5 स्वर का तो यूज किया जाता है, टोटल 7 होते हैं। 5 स्वर का अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब आपको राग गाना आ गया। तो मिनिमम 5 स्वर जब मिल जाते हैं तो उसके बाद राग बनता है। और ओरिजिन की बात करें कि कहां से इंडिया में ओरिजिन हुआ, तो जैसे हमारा डांस फॉर्म भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारे देश में म्यूजिक भी भगवान से जुड़ा हुआ माना जाता है। बोला जाता है म्यूजिक का सबसे पहला जिक्र सामवेद, सामवेद में मिलता है। और सामवेद म्यूजिक, साथ में डांस, इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यह चाहे नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया, दोनों पार्ट में ओरिजिन जो है म्यूजिक का वो सामवेद से ही हुआ है।
और कहानी चलती है एक बार ऐसे ही पृथ्वी लोक पर लोगों को चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी को लगा इनको कुछ चीजें देनी चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने म्यूजिक के बारे में जिक्र किया और ब्रह्मा जी से ये म्यूजिक पहुंचा शिव, और शिवा से मिला सरस्वती जी को, और सरस्वती जी से ये पहुंचा नारद, और नारद से इस पृथ्वी लोक पे आ गया। ऐसी एक कहानी आपको सामवेद में दिखती है। और फिर उसके बाद अलग अलग टाइम में अलग अलग म्यूजिक गाया जाने लगा, और उसमें रागों का नंबर भी अलग अलग होने लगा। तो राग, नंबर ऑफ राग कितने हैं, इस बेस पे भी म्यूजिक को डिवाइड किया गया। जैसे सबसे पहला राग जो निकला वो है ओडव राग। इसमें माना जाता है मिनिमम 5 स्वर आप अगर यूज करते हो तो आप ओडव राग का यूज कर रहे हो। सडव, ये सब संस्कृत के वर्ड है, मतलब 6 राग स्वर आपने यूज कर दिए तो आप सडव राग का यूज करो। सडव या 6 जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और फिर टोटल या संपूर्ण, मतलब आपने सारे सात की सात स्वर यूज कर लिए तो आपका टोटल हो गया। फिर उसके बाद टाइम, राग में एक और चीज जो मैटर करती है वो है टाइम, किस टाइम कोई चीज गाई गई। तो रागों का एक टाइम भी फिक्स है। जैसे मॉर्निंग के टाइम जब सन की लाइट धीरे धीरे आ रही होती है, उस टाइम जो राग गाया जाता है उसको कहते हैं भैरव, भैरव राग। मॉर्निंग के टाइम सन की लाइट का प्रेजेंट होना, उसी टाइम ये सारी जो चीजें होती है। ऐसे ही दीपक राग इवनिंग के टाइम, शाम का टाइम होता है, तब दीपक राग की शुरुआत होती है। और ये राग अलग अलग मेंटल कंडीशन को भी दिखाते हैं, मतलब फीलिंग को दिखाते हैं कि अलग अलग हमारी कंडीशन कैसी होती है। जब मॉर्निंग में होते हैं तो थोड़ा सा जोश होता है, जैसे जैसे शाम होती है तो बॉडी में थकान होने लगती है। उस हिसाब से ही म्यूजिक की जो एनर्जी है वो चेंज होती है। जैसे रात में थोड़ा सा तेज म्यूजिक सुनना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा धीमे धीमे चले तो अच्छा लगता है। सुबह में धीरे धीरे शुरुआत हो, थोड़ा सा एनर्जेटिक म्यूजिक अच्छा लगता है। उन्हीं से ये सारी चीजें जोड़ देते हैं। और फिर अलग अलग स्टाइल के म्यूजिक इंडिया में डेवलप हुए। जैसे अगर हम बांटें तो हमारे देश में म्यूजिक को 2 टाइप में बांटा जा सकता है, एक हिंदुस्तानी तानी म्यूजिक, दूसरा कर्नाटक, कर्नाटक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा,
नॉर्थ इंडिया में जो आपको मिलता है वो है हिंदुस्तानी, और साउथ इंडिया में जो आपको मिलेगा ये है कर्नाटक। कई बार आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडिया के नॉर्थ पार्ट में होता है और कर्नाटक म्यूजिक साउथ पार्ट में होता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ चीजों का बस फर्क पड़ता है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक में धीरे धीरे कुछ चीजें डेवलप हुई। जैसे सबसे पहला जो इसका स्टाइल आया वो है ध्रुपद। ध्रुपद म्यूजिक, इसका डेवलपमेंट हुआ और ये सबसे पुरानी स्टाइल मानी जाती है हिंदुस्तानी म्यूजिक की। और इसका डेवलपमेंट अप्रोक्स 15 टू 16 सेंचुरी के आसपास हुआ। और इसको डेवलप करने में मुगल रूलर अकबर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अकबर काफी ज्यादा ट्रेडिशनल व्यक्ति थे, सारी चीजों को जोड़ना चाहते थे। और अकबर का साथ दिया ग्वालियर के एक राजा, जिनको भी म्यूजिक का काफी ज्यादा शौक था, मान सिंह। तो मान सिंह ने अकबर का साथ दिया और इस ध्रुपद गायन से ही हिंदुस्तानी म्यूजिक का ओरिजिन या उसका रियलिस्टिक जो फेज है वो हमें दिखने लगा। और फिर ध्रुपद में ही कथक जो डांस है उसको किया जाने लगा, पीछे ध्रुपद म्यूजिक। और इस ध्रुपद में आपको भक्ति काफी ज्यादा दिखेगी, अपने ईश्वर के प्रति सारी चीजें की जाती थी। और इसमें स्वर उनका मेल प्लस ताल, किस टाइम आपको कौन सा स्वर लगाना है। जैसे आपने सुना होगा ताता, था, ता तई थाई थई थई, ये वाली चीजें जो होती हैं ये ध्रुपद म्यूजिक का हिस्सा है। कब आपको कौन से पैर से डांस करना है, कब आपको कौन सा स्वर और ताल लगाना है, ये सारी चीजें ध्रुपद में सिखाई जाती हैं। तो इसमें स्वर प्लस ताल इन दोनों का इंटीग्रेशन किया गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूजिक आगे बढ़ता है इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती जाती है। वैसे वैसे कथक डांस जो है उसकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बस में इसमें डिफिकल्टी ये है, थोड़ा सा रिजिड है, जैसा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। और इसके जो फेमस सिंगर हुए ध्रुपद को गाने वाले, जिन्होंने इसको काफी ज्यादा फेमस किया, उन सिंगरों में एक तो मान सिंह खुद थे, उनको भी बड़ा शौक था इसे गाने का। साथ में आप लोगों ने एक फेमस व्यक्ति तानसेन, जो ग्वालियर नरेश के यहाँ रहते थे, फिर बाद में नवरत्न जो अकबर के यहाँ थे उनमें शामिल हुए। अकबर के वहां तानसेन गए। और इसके अलावा वैजू बावरा,
बाबरा। ये तीन फेमस सिंगर हुए इस ध्रुपद स्टाइल के, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक पार्ट। फिर इस ध्रुपद के रिजिडनेस को तोड़ने के लिए एक नई स्टाइल आई, जिसे कहते हैं ख्याल। ख्याल गायकी, मतलब ये ध्रुपद की जो बाउंडेशन थी उनको तोड़ना चाहती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा ख्याल, थोड़ा सा ओपन। और इसे डेवलप करने में एक तो अमीर खुसरू, दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख पर्सन, जिन्होंने उर्दू को डेवलपमेंट में, साथ में तबला तबला के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अमीर खुसरू और खुसरू साहब को थोड़ा सा कुछ नई चीजें करने का बड़ा शौक। तो अमीर खुसरू ने ख्याल गायकी के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और साथ में जौनपुर, जहां पर एक फैमिली के रूलर सरकी, उन्होंने अपने यहां इसको प्रोटेक्शन दिया, ख्याल गायकी को। और इसी में आप डिफरेंट घराना, आपने सुना होगा अलग अलग घराना होते हैं। ये जो घराना है ये म्यूजिक स्टाइल से जुड़े हुए हैं। ख्याल गायकी में अलग अलग घराने ने अलग अलग स्वरों के साथ अपनी अपनी चीजें डेवलप की, जिसमें ग्वालियर घराना, अभी भी आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल म्यूजिक गाते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो अपना घराना बताएंगे कि हम किस फैमिली से हैं। तो ग्वालियर घराना, साथ में आगरा घराना, ऐसे और भी बहुत सारे घराने डेवलप हुए। और इनकी खास बात यही, ख्याल मतलब ओपन, अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करते गए, थोड़ी सी ओपननेस लाते गए, और ध्रुपद का जो बाउंडनेस था उसको तोड़ दिया। ऐसे फायदा भी हुआ, डांसर को भी, लोगों को भी अच्छा लगा, अलग अलग तरीके की चीजें उन्हें मिली। एक ही तरह की चीज सुन के लोग भी परेशान होते थे। और फिर उसके बाद इस ख्याल गायकी से ही एक और म्यूजिक निकला, जिसका नाम है ठुमरी गायन। ठुमरी गायन, और ठुमरी गायन ने जो ख्याल गायकी में रिजिडनेस आ गई थी उसको भी तोड़ा, और इसने म्यूजिक को फीलिंग से जोड़ दिया। लोग म्यूजिक सुनते सुनते रोने लग जाते थे। वो सारी चीजें ठुमरी गायन ने लाई। और राग का जो रूप था उसको काफी सिंपल कर दिया। बोले राग वाग में हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और इसका डेवलपमेंट जो हुआ नवाबों के शहर लखनऊ, लखनऊ में काफी ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ ठुमरी गायन का।
और इसके जो फाउंडर हैं ठुमरी गायन के, लखनऊ से ही उस्ताद सादिर अली खां, उस्ताद सादिर अली खां, इन्होंने ठुमरी गायन को डेवलप किया और अवध के जो किंग थे उन्होंने भी ठुमरी गायन में अपने आप को धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट किया, जिनका नाम था वाजिद अली शाह। पहले जो लखनऊ है वो अवध वाले एरिया में पड़ता था, और फिर उसके बाद इस ठुमरी गायन से ही ब्रज में और रासलीला से जुड़ा हुआ कथक, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो कथक में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है ठुमरी। और फिर एक फेमस पर्सनालिटी बिंदादीन, जो इस म्यूजिक से काफी ज्यादा फेमस हुए, बिंदादीन, जिन्हें ठुमरी गायन में सम्राट कहा जाता है। और ठुमरी का एक लोकल ट्रेडिशन आपको पंजाब में दिखता है, वो है बिल्कुल ठुमरी की तरह ही, बस पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी कल्चर के थ्रू वो चलता है। उसे कहते हैं ठप्पा गायन। अभी भी उनके ट्रेडिशन में मैरिज के समय इसका यूज किया जाता है। ठप्पा गायन ये आपको ठुमरी का एक और स्टाइल जो पंजाब वाले एरिया में दिखेगा। और पंजाब में इसको डेवलप जिसने किया वो है सौरी मियां। सौरी मियां ने ठुमरी गायन को या ठप्पा गायन को फेमस किया पंजाब में, और वेस्ट इंडिया में राजस्थान और वहां भी ये चीजें बैठी, और ऊंट पर बैठने वाले जो लोग थे ट्रेडर, वो भी इस ठप्पा गायन का काफी ज्यादा यूज करते थे। जैसे आज के टाइम आप देखते हैं, आप ऑटो में जाएंगे तो अपने साथ म्यूजिक लेके चलते हैं, ऐसे ही पहले भी बहुत सारे लोग करते थे। तो ये हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या क्या चीजें आती है उनके बारे में जाना। अगला जो हमारा होगा वो है कर्नाटक म्यूजिक, जो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ। कई बार आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ठुमरी गायन, साथ में ख्याल गायकी, ध्रुपद गायन, ये इंडिया के म्यूजिक में किस म्यूजिक स्टाइल से जुड़े हुए हैं, कर्नाटक म्यूजिक या हिंदुस्तानी म्यूजिक? पहला क्वेश्चन यही होता है। साथ में इनमें से कुछ पर्सनालिटियों का नाम पूछ लिया जाएगा। ग्वालियर घराना, आगरा घराना, इनका रिलेशन है डांस स्टाइल से, म्यूजिक स्टाइल से, पेंटिंग स्टाइल से, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बस थोड़ा बहुत ये पता हो कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है घराना, और ये घराना म्यूजिक से रिलेटेड है, और म्यूजिक में भी हिंदुस्तानी म्यूजिक, और हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक पार्ट ख्याल गायकी। तो अलग अलग जिस चीज के मन में जैसा ख्याल आया, उसने अलग अलग ट्रेडिशन से उस चीज को गा दी।
और वहीं से इन घरानों का होना स्टार्ट हुआ। तो कल की हम क्लास में कर्नाटक म्यूजिक के बारे में जानेंगे और साउथ इंडिया में कैसे म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ, और इनके तीन रत्न, तीन जो फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे, त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री। और थोड़ा सा राग में डिफरेंस, वर्ड को बोलने का जो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कर्नाटक में, वैसे इनका भी बेस वही है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का है, सामवे। बस अलग ट्रेडिशन की वजह से थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। वैसे सारी चीजें जो बेसिक है वो सामवेद से ही दोनों ने ली। तो ये आज की क्लास थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट